प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है कि गॉस प्रमेय का उपयोग कर कूलॉम नियम को सत्यापित करें। गॉस प्रमेय का उपयोग कर कूलॉम नियम को सत्यापित करना है। आप गॉस प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे। गॉस प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो है कुल विद्युत फलस्क जो है उसमें उपस्थित आवेश का जो है 1/ε0 गुना होता है। इसका यूज करके हमको जो है कूलॉम नियम को सत्यापित करना है। कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम बल के लिए कूलॉम के नियम से बल निकालने का फॉर्मूला क्या आया था? तो F इज आया था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इसी को हमको सत्यापित करना है। आइए शुरू करते हैं। मान लेते एक धनावेश है प्लस Q1 है जो बिंदु O पर स्थित है। एक धनावेश प्लस Q1 है जो बिंदु O पर क्या है? स्थित है। अब इस धनावेश को केंद्र मानकर हम R त्रिज्या के एक गोलीय गॉसिय पृष्ठ की कल्पना किए। ये क्या है? ये एक गॉसिय पृष्ठ है। क्या है ये? गॉसिय पृष्ठ है, बंद गॉसिय पृष्ठ है। इस धनावेश को केंद्र मानकर हम R त्रिज्या के क्या किए हैं? एक गोलीय गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की है। अब इस चार्ज से R डिस्टेंस पर हम मान लेते एक बिंदु P है। R डिस्टेंस पे क्या एक बिंदु P है। अब इस प्लस Q आवेश के कारण जो है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर E है तो E का डायरेक्शन जो होगा इसके त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ होगा, यानी इस लाइन के अनुदिश होगा। बिंदु P पर जो है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगा वो बाहर की तरफ होगा और उसको हम लोग क्या बोले? E बोले। E वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। बिंदु P पर हम लोग एक अल्पांश की कल्पना करते। एक अल्पांश जो है dA है। एक अल्पांश क्या है? dA है। और इस अल्पांश का जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी उसी दिशा में होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। इस अल्पांश जो हम लिए हैं dA, ये वाला जो अल्पांश है इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो dA वेक्टर इस पृष्ठ के लंबवत और इस पृष्ठ के लंबवत किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, जो विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही है। यानी यहां से ये dA वेक्टर और E वेक्टर जो है दोनों क्या है? दोनों जो है एक समान दिशा में है। आगे हम क्या करेंगे कि ये जो अल्पांश है इससे संबद्ध हम विद्युत फलस्क का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अल्पांश dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अल्पांश dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब ये पृष्ठ क्या है? बहुत छोटा है तो विद्युत फ्लक्स का मान बहुत कम होगा, तो उसको हम लिख देते हैं d∅। तो d∅ बराबर क्या आएगा? तो d∅ बराबर ये हो जाएगा E.dA। क्या हो जाएगा? E.dA। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो d∅ बराबर हो जाएगा E.dA cos थीटा। क्या हो जाएगा? E.dA cos थीटा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग फार्मूला एक जानते हैं कि वेक्टर A.B बराबर जो होता है AB cos थीटा होता है। ये क्या है? सदिश का अदिश गुणनफल है। अब यहां से d∅ इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा जो है वेक्टर E एंड वेक्टर dA के बीच का क्या है? कोण है। थीटा जो ये है ये वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण है। तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान जो होगा ये यहाँ dA वेक्टर और E वेक्टर जो है एक ही दिशा में है। तो जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उसके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। हम यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे? 0 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लिखेंगे वेक्टर E एंड वेक्टर dA क्या है? समान दिशा में है। क्या है? समान दिशा में है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 0। तो ये cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये आप लोग को पता होगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो
1 होता है। यहाँ लिख देना, चूंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू डी है। इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। ये निकल के क्या आया है कि ये जो अल्पांश माने हैं डी ए, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या आया, E इंटू डी है। अब इस अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान हम निकाल लिए। अगर इस पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालना होगा तो हम लोग इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि आर त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, आगे लिखेंगे इस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ये फाई अगर है कुल विद्युत फ्लक्स की, ये फाई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा। आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ समीकरण 1 से क्या लिखेगा, डी फाई का वैल्यू समीकरण 1 में हम निकाल चुके हैं। तो समीकरण 1 से इसका वैल्यू क्या है, उसको अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई का वैल्यू क्या था, E इंटू डी था। क्या था, E इंटू डी था। अब ये E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डी क्या है, ये जो हम अल्पांश माने हैं, इस अल्पांश का क्या है, क्षेत्रफल है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें तो ये जो है यहाँ से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसको इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा A हो जाएगा। यहाँ लिख देना, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्या, A हो जाएगा। अब A क्या है, ये जो गोलीय गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की है, इसका एरिया है। और चूंकि ये क्या है, गोलीय है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो गोला का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो A बराबर फॉर्मूला होता है कि 4 पाई आर का स्क्वायर। इस गोलीय गॉसिय पृष्ठ का एरिया क्या है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर है। तो इसके जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बोल देते समीकरण सेकेंड, बोल देते क्या बोल देते, समीकरण सेकेंड। अब यहां से इस गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब इस गॉसिय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स का मान हम गॉस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। गॉस प्रमेय से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ गॉस का प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे आगे, गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, गॉस प्रमेय क्या होता है, तो गॉस प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो है कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 क्या होता है, गुना होता है। तो इस गोलीय गॉसिय पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज स्थित है, तो प्लस Q1 है। तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान गॉस प्रमेय क्या होगा, तो फाई बराबर Q1/ε0। यानी यहां से फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q1/ε0। इसको बोल देते हैं हम समीकरण थर्ड, बोल देते हैं क्या बोल देते हैं, समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकेंड और थर्ड से LHS दोनों का क्या है, सेम है। RHS भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यहां से हम लिखेंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 एवं 3 से ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बटे क्या आ जाएगा, ε0 आ जाएगा। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बटा ε0 आ जाएगा। यहां तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं।
यहां से क्या आ गया है, a इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ से हम e का वैल्यू निकाल लेते हैं। e का मान क्या आएगा, ये 4πr² इधर गुना में तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4πr² इंटू Q बटे क्या, Q1 बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम इसको अरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं। E बराबर एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ दे देते, r² को इसके साथ लिख सकते थे। ये हो जाएगा 1/4π नॉट इंटू Q1 बटा r का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम बोल देते, ये जो है समीकरण कौन सा है, 4। ये समीकरण क्या है, 4 है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो Q1 चार्ज है इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है। E का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। अगर इस पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, बल अनुभव करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा चार्ज क्या है, हम Q2 को ला रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे आवेश Q2 को ला रहे हैं। ये Q2 कितना बल अनुभव करेगा, ये Q2 पर कितना बल अनुभव करेगा, तो हम यहाँ इस फॉर्मूला से यहाँ से निकाल सकते हैं। E बराबर हम लोग चूंकि जानते हैं कि E बराबर होता है F बटे Q, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। यानी यहाँ अगर Q2 चार्ज लाएंगे बिंदु P पर, Q2 चार्ज पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, Q2 इंटू E हो जाएगा। लिखेंगे यदि बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, उस बल को अगर F मान लेंगे तो उस बल का मान क्या होगा, Q2 इंटू E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q2 इंटू E हो जाएगा, Q2 इंटू E हो जाएगा। अगर यहां से हम E का वैल्यू निकाल ले तो E का वैल्यू यहां से क्या आने वाला है, E बराबर हो जाएगा F बटे Q2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E बराबर F बटे Q2 आ जाएगा। इसको समीकरण हम बोल देते हैं क्या, 5। क्या किए हैं, तो अगर बिंदु P जो है इस पर कोई दूसरा चार्ज Q नोट हो तो उस पर बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा, तो F बराबर Q2 इंटू E लग जाएगा। वही बात यहाँ लिखे हैं, यदि बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q2 इंटू E। E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बटे Q2 हो जाएगा। इसको समीकरण 5 मान लिए। समीकरण 4 और समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से, समीकरण 4 एवं समीकरण 5 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो E बराबर F बटे Q2 है। यहाँ E बराबर क्या है, 1/4πε0 Q1 अपॉन r² है। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, F बटे Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R का स्क्वायर। यहां से अगर F का वैल्यू निकालेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, Q2 इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4πε0, इसको इसके साथ गुना कर देते, Q1 इंटू Q2 बटे R²। क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। और यही क्या है, यही कूलॉम का क्या है, नियम है। यही क्या है, कूलॉम का नियम है। यानी इस प्रकार से हम लोग जो है गॉस प्रमेय का उपयोग करके कूलॉम नियम को सत्यापित कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में अच्छा से आया होगा तो आप लोग जो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।